हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है कि देयर इज प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट होगा, फर्स्ट सिटीजन होगा और सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी, क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। पहला क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भारत का राष्ट्रपति है उसके लिए पहली योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये है कि वो उसकी कम मिनिमम एज जो है वो 35 साल होनी चाहिए। तीसरी योग्यता ये है कि क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा के इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। चौथी, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द सेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 58 में ये मेंशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो न ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न कि स्टेट गवर्नमेंट और न ही लोकल बॉडीज में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई भी अदर वर्क कर सकता है अदर देन प्रेसिडेंट। ओके। कंडीशन ऑफ ऑफिस। तो नेक्स्ट पॉइंट है नॉट टू बी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो प्रेसिडेंट होगा वो किसी भी मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ यूनियन मीन्स नाइदर लोकसभा नॉर राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, और न ही स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा और विधान परिषद का कोई मेंबर हो सकता है। अगर वो है तो उसको उस सीट को खाली करना पड़ेगा जब वो प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट हो। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि उसे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाइक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत, कोई भी ऑफिस ऑफ रेदर देन प्रेसिडेंट वो नहीं होल्ड कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये है एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस द राष्ट्रपति भवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, तो जो प्रेसिडेंट है वो विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, बिना रेंट के वो राष्ट्रपति भवन को का यूज कर सकता है एज ए प्रेसिडेंट। चौथा पॉइंट है एमोलमेंट एंड अलाउंसेस डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। तो जो भी एमोलमेंट अलाउंसेस, जो भी सैलरीज, पेंशन और ट्रैवलिंग अलाउंसेस और रेसिडेंस के लिए मेडिकल, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन किया गया है उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता कोई भी प्रेसिडेंट जब तक वो अपने टर्म में बना रहेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग टर्म ऑफ ऑफिस। पहला पॉइंट ये है कि जो उसका टर्म होगा प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर होगा फ्रॉम एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। वो जब से ऑफिस में आएगा तो उसका टर्म 5 साल का होगा, उसका कार्यकाल जो है वो 5 साल का होगा। ये देखते हैं टर्मिनेशन बिफोर 5 ईयर्स इन 2 वेज। जो 5 साल से पहले भी उसको अगर हटाया जा सकता है या फिर वो खुद अगर वो चाहे तो बाय रिजाइनेशन इन राइटिंग टू प्रेसिडेंट, वो रिजाइनेशन लेटर दे लिख के वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकता है, या फिर इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट के लिए केवल एक ही ग्राउंड दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही एक केवल ग्राउंड है। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर आर्टिकल 56 में मेंशन है, तो केवल एक ही ग्राउंड है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम लोग देखते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है। इम्पीचमेंट के लिए देखिए किसी इम्पीचमेंट लाने के लिए पहले 1/4 मेंबर जो है वो चार्ज को लाएंगे, और उसके पहले हम लोग 14 दिन पहले जो नोटिस प्रेसिडेंट को दे देंगे। नोटिस के बाद किसी भी हाउस में लाया जा सकता है ये इम्पीचमेंट। तो जिस हाउस में लाया जाएगा, जैसे कि अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस इसको ध्यान में रखना है। टोटल जितने, जैसे कि लोकसभा का जो टोटल मेंबरशिप है वो 543 है, तो उसका 2/3 मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है तो वो लोकसभा से पास हो गया। अब दूसरी हाउस में जाएगा तो दूसरी हाउस में उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कमेटी बना के। और उसके बाद अगर चार्ज को सही पाया जाता है तो अगर वो राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी से ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास हो जाता है तो उसी दिन से, जिस दिन वो पास होगा रिजोल्यूशन, उसी दिन से प्रेसिडेंट को
हटा दिया जाता है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन बेसिकली इसीलिए होता है कि अ, जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन में कितना ज़्यादा खर्चा होता है रिसोर्सेज का, और साइज कितना बड़ा है इंडिया का, तो उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन चूज किया गया। और इसके लिए अगर इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो पहले ये देखिए सिस्टम ऑफ जो इस इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट का वो होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसी के थ्रू प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन होता है, और जो इसका वोटिंग होता है वो सेक्रेट बैलेट से होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज अगर देख लिया जाए कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर एक चीज और देखना जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा पॉइंट देखिए इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, विधानसभा के जो मेंबर हैं इलेक्टेड, वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा जो है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो दिल्ली और पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरीज है उसके भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन लोग नॉन इंक्लूडेड इन कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो पहला जैसा कि मैंने आपको आगे बताया नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, नॉमिनेटेड मेंबर, ये ध्यान जरूर, इलेक्टेड मेंबर नहीं, नॉमिनेटेड। दूसरा पॉइंट है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ स्टेट्स में जैसे यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र में दोनों है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन को। मैनर ऑफ इलेक्शन बेसिकली देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर पर होता है। तो देखिए बैलेट पेपर कैसे होता है वो, जैसे मान लीजिए एक चार कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, तो और एक एमपी है, जैसे मान लीजिए मैं अपने गोरखपुर का एमपी ले लेता हूँ रवि किशन। तो रवि किशन को अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देना है तो वो वोट कैसे देंगे, तो एबीसीडी जो कैंडिडेट हैं तो उनको प्रेफरेंस चूज करना आता है। मान लीजिए रवि किशन जो है वो ए को पहला प्रेफरेंस देते हैं, बी को तीसरा प्रेफरेंस देते हैं, सी को दूसरा प्रेफरेंस देते हैं और डी को चौथा प्रेफरेंस देते हैं। तो ऐसे ऐसे सारे एमपीज और एमएलए वोट करते हैं। तो लास्ट में क्या किया जाता है, जो भी सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस पाता है और जो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस पाता है, जैसे मान लीजिए ये सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस पाया और डी जो है वो सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस पाया, तो डी का जो वोट है वो ए में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट कोटा ये पा जाते हैं तो वो प्रेसिडेंट उनका बन जाता है। अगर ए सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस पाता है तो ए का जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ये प्रेसिडेंट बन जाता है। आगे चलिए देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो रिक्वायरमेंट क्या होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, जो नॉमिनेशन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखिए प्रेसिडेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पहले 50 प्रस्तावक चाहिए आपको, 50 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर एज सेकेंडर। पहले 50 प्रस्तावक चाहिए और फिर 50 अनुमोदक। 50 लोग पहले आपके नाम को प्रस्तावित करें, फिर 50 लोग उसको सपोर्ट करें, 50 लोग सेकेंडर होने चाहिए। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन एज वेल एज पीपल इन डिफरेंट। देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बेसिकली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए और वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी, देखिए ओवरऑल स्टेट में वैरीज कर सकते हैं। जैसे यूपी में एक एमएलए का जो वोट है
वो और राजस्थान के एमएलए से डिफर कर सकता है। बट अगर ओवरऑल देखें, जैसे वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए एंड वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दोनों का जो वोट वैल्यू है वो सेम होता है। एक एमपी का भी वोट वैल्यू सेम होगा और एक एमएलए का भी वोट वैल्यू सेम होगा। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों को सेम, दोनों का वोट वैल्यू जो है वो सेम होता है। एक एमएलए का भी वोट वैल्यू सेम होता है और एक एमपी का भी वोट वैल्यू सेम होता है। इसी तरह से डिजाइन किया गया है। ये देखिए इलेक्टोरल कोटा यहाँ पर दिया भी गया है। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल डिवाइड बाई 1+1 इक्वल टू 2+1 एक डिजाइन किया गया है, एक फार्मूला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में इतना डीप कोई भी नहीं पूछता है। ये एक प्रोसीजर है, एक डाटा है, इसको आप अपने नॉलेज के लिए ले सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ ऑफिस। तो देखिए प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जो वैकेंसीज कब कब क्रिएट होती है। तो पहला पॉइंट है ऑन एक्सपायरीज ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 ईयर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 5 साल बाद फिर से इलेक्शन के लिए जाना होता है। तो पहला तो हो गया कि ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म फॉर 5 ईयर। दूसरा पॉइंट है बाय हिज डेथ, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, बाय रिजाइनेशन, अगर वो त्याग पत्र देता है वाइस प्रेसिडेंट को। और दूसरा तीसरा है रिमूविंग बाय इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट के थ्रू उसे हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें इम्पीचमेंट में एक कंडीशन जो है वो केवल यही है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी वो ही उसे इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए, जैसे डिस्क्वालीफाइड हो जाए। और दूसरा पॉइंट देखते हैं इलनेस और एब्सेंस फ्रॉम इंडिया, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाए, तो इस कंडीशन में वो उसका जो सीट है वो वैकेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हु शैल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म सम if somehow election is delayed, the outgoing president continue to hold the office until his successor are assumed the office। तो देखिए जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अगर वो एक्सपायरी से पहले अगर डिले होता है, तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होता है वही ही उस ऑफिस को कंट्रोल करता है, संभालता है, जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट आ नहीं जाता है। तो चलिए थैंक यू। आगे की वीडियो में, अभी ये फर्स्ट पार्ट था प्रेसिडेंट का, आगे की वीडियो में हम लोग पावर्स को, प्रेसिडेंट की पावर्स को, और एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। और थैंक यू।